नमस्कार। मैं हूं आकुश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम। कांग्रेस एक तरीके से देश की राजनीति में पिछले 70 सालों से जो उसने काम किया और बहुत सारी उतार चढ़ाव को देखने के बाद आज लगता है कि बहुत मशक्कत कर रही है अपने आप को बीच में लाने के लिए, राजनीति के बीच में रखने के लिए। और उस मशक्कत में कभी लगता है कि हाँ कुछ होगा और कभी लगता है कि नहीं कुछ होगा। ऐसा क्यों है कांग्रेस को? कांग्रेस को समझने वाले देश की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना बहुत ज्यादा पक्ष लिए हुए उसको समझते हैं। और ऐसे ही एक साहब हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कमेंटेटर हैं और बहुत मतलब गहराइयों तक वहाँ के काम को, उनके व्यवस्था को, उनके नेताओं को जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राशिद किदवई साहब की। राशिद साहब एक बहुत ही जाना-माना नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में और उन्होंने पत्रकारिता के अतिरिक्त जो किताबें लिखी हैं, वो अपने आप में बहुत चर्चित रही हैं, बेस्ट सेलिंग किताबों में रही हैं। चाहे उनकी 24 अकबर रोड देख लीजिए या नेता अभिनेता देख लीजिए। और अभी हाल में उन्होंने रॉली बुक्स की तरफ से जो है वो हाउस ऑफ सिंधियाज किताब लिखी है, जो अपने आप में अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इसलिए भारतीय राजनीति में सिंधिया का घराना अपने आप में एक बहुत पकड़ रखता है और शायद ये वाहिद ऐसा घराना होगा जिसकी इतने लंबे समय तक पक्ष में भी और विपक्ष में भी, यानी कि कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में, मुझे नहीं याद पड़ता, आप करेक्ट करेंगे मुझे, कि इतना लंबा घराना हो जो पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखता हो। तो उस पर आपने किताब लिखी है और जिसकी बहुत चर्चा इस समय हो रही है। उस किताब के बारे में और कांग्रेस के हालात के बारे में हम राशिद भाई से बात करेंगे। राशिद भाई, बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने तमाम व्यस्तताओं के बीच में, क्योंकि आजकल आप किताब लिख रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी और न जाने क्या-क्या काम उसके लिए हो रहे होंगे और लिखना पढ़ना तो आपको जारी है, आपने समय निकाला। तो हम सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जो आपने लगभग डेढ़ पौने 2 साल मेरे साथ की थी और हम लोगों ने रिकॉर्ड भी उस बात को चीत को किया था। और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सही लेकिन वो बातचीत कांग्रेस में होती हुई पूरी नजर आ रही है। आपका ये पहले से मत था कि कांग्रेस में राहुल गांधी कोशिश करेंगे, होगी, लेकिन भविष्य जो है वो प्रियंका गांधी का होगा। आज भी आपको याद होगा और आज भी आपने बल्कि मेरी किताब में उसके लिए एक चैप्टर लिखा था कांग्रेस का, तो इसलिए मुझे और भी याद है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज भी अपने आप उस मत से सहमत हैं और उस पर ही अभी आगे हैं कि नहीं है? अकुल जी, पहले तो मैं आपको अकुल जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे मेरे बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें करी जो शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। आपने मेरी इस पुस्तक का भी जिक्र किया, ये जो नई किताब आई है हाउस ऑफ सिंधियाज। और ये बड़ी दिलचस्प बात ये है अकुल जी कि ये 1731 से मतलब 290 साल हो गए हैं सिंधिया परिवार एक तरीके से सत्ता में है। ये दुनिया में एक अकेला खानदान होगा कि जिसका पहले जब राजशाही थी उसमें भी रहा और जब लोकशाही आई, डेमोक्रेसी आई, तो पहले ही जो 1947 में ही जो महाराजा सिंधिया थे वो राज्य प्रमुख यानी आज के जो गवर्नर हम जिसे कहते हैं राज्यपाल बन गए। और उसके बाद 57 से में राजमाता सिंधिया जो थी सांसद बन गई, कांग्रेस की सांसद रही 2 बार। अब मैं आपके जो मूल प्रश्न था उस पर आता हूँ, प्रियंका गांधी अध्याय और कांग्रेस। देखिए बड़ा एक दिलचस्प दौर चल रहा है और कांग्रेस में खुद अब काफी कुछ इस बारे में चिंता और चिंतन और मनन और हर तरह का वो चल रहा है कि क्या किया जाए आगे का रास्ता, क्योंकि 14 हार गए, 19 हार गए, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है जहां स्थिति कांग्रेस की बहुत मजबूत नहीं है। तो अब 22 और फिर 24 में क्या होगा और उसके आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रियंका गांधी की भूमिका साफ नजर आती है। हम पंजाब की बात करें जिसमें हम आगे बात करेंगे, या राजस्थान की बात करें या कांग्रेस को, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें अपने मतलब विचार, देखिए कोई मतभेद नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जब जैसे इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस के ओल्ड गार्ड जो
वृद्ध नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मोरारजी देसाई वगैरह को, तो उन्होंने उनको सबको हाशिए पे करके किया। कोई यही तर्क दिया जा सकता है 2013-14 में जो भाजपा में जो राजनीति हुई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को हाशिए में करके नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और उससे भाजपा को बहुत फायदा हुआ। कांग्रेस में एक थोड़ी सी दुविधा है कि वो नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य फेल नहीं हुआ है, फ्लॉप नहीं हुआ है। तो मतलब ये राहुल बनाम प्रियंका गांधी नैरेटिव नहीं हो सकता कि जिसमें प्रियंका गांधी आगे आ जाए। तो अभी प्रियंका गांधी का प्रयास यही है कि राहुल गांधी को साथ लेकर के चले, लेकिन वो बहुत अब जो आपने जिसका जिक्र किया 1.5 साल पहले जो हमारी वार्तालाप हुई थी, या जो मैंने आपकी किताब में जो मेरा अपनी जो कमेंट था, मुझे लगता है कि अब उसमें से स्थिति बदल गई है। प्रियंका गांधी खुल के सामने आ गई है। देखिए 10 अगस्त 2021 को सोनिया गांधी को कांग्रेस के अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष होने के 2 साल हो जाएंगे। 2 साल बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा। 2 साल के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ लाना है, कुछ करना है, तो इसीलिए अब प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आती है और कांग्रेस के लोग उन्हें पसंद करते हैं। देखिए वो जुझारू है, तेज बोलती है, साफ बोलती है और कार्यकर्ता से उनका एक रिस्पॉन्स होता है। राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनमें जो जिसे हम कहते हैं ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो इतना अच्छा नहीं है। जी, राहुल गांधी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बातचीत बहुत कम लोगों से सीधे सीधे करते हैं। और जो अक्सर उनके बारे में एक और चीज कही जाती है, इसमें आपके विचार फिर जानना चाहूंगा, क्या वो अभी भी आज की स्थिति में, जैसे कि पहले हम सब लोग कहते थे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे, क्या लग रहा है कि उसमें सुधार हुआ है कांग्रेस में? ठाकुर जी, मुझे लगता है देखिए कुछ सुधार हुआ है और सुधार के लिए देखिए राहुल गांधी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, मतलब अक्खड़, अपनी दुनिया में रहने वाले, अपनी बात को सही समझने वाले। वो एक बड़ा एक मतलब अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो समझौता नहीं करना चाहते, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर। लेकिन राजनीतिक स्थिति बदल रही है, जिस तरह से कोविड का जो दूसरी लहर का प्रकोप रहा, जिस तरीके से बंगाल में भाजपा ने अपने आप को, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया और वहां चुनाव नहीं जीत पाए, तो इन सब से लेके विपक्ष को एक आस लगी है। राहुल गांधी वही कह रहे हैं, वही रफाल, वही पेगासस, वही जो उनका स्टैंड है तमाम मुद्दों पे, उसी पे वो कायम है। और लेकिन अभी आपने देखा 14 पार्टियां उनके साथ आ गई, तो 14 पार्टियों को आकलन ये लगता है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, या प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर समझते हैं कि वो उसके या तो मतलब क्लेमेंट नहीं है या वो उसके योग्य नहीं है, तो उनमें से कोई बन जाएगा। तो 14 पार्टियां जो थी उनके इर्द गिर्द खड़ी हो गई, जो कि एक देखने में जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, वो एक अच्छा शो ऑफ स्ट्रेंथ था। तो इस नजरिए से आप देखें तो राहुल गांधी को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदा राहुल गांधी का निजी फायदा नहीं है, वो देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। जी, आपने जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में कमेंट किया कि उनका रवैया, अक्खड़ रवैया, या जो अपने विचार रखते हैं वो वैसे ही रहते हैं, मैं, क्योंकि आप भी लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, और ओबामा आए थे अभी, तो ओबामा ने उन पर जो अपनी किताब थी उसमें भी उनके बारे में जिक्र किया, निश्चित रूप से आप उसे जानते होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जितना जानते नहीं है उससे ज्यादा पोस्ट करते हैं। अभी भी वही स्थिति है, या उसको मतलब आप सही माने नहीं माने, वही किसी लेखक, किसी खासतौर से विदेशी का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, लेकिन क्या अभी भी वो कहीं पर उसी लेवल पे काम करते हैं वो? देखिए मैंने वो किताब पढ़ी और जब मुझे किताब पढ़ के मुझे वो अंदाजा हुआ कि बराक ओबामा ने एक ईमानदाराना एक बात कही थी, उनका कोई उसके पीछे कोई राहुल गांधी की निंदा नहीं करनी थी। देखिए विश्व के बड़े नेता है और समझदार बहुत, जिनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि अमेरिका के बाहर भी। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी कि वो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसे क्लास के बच्चे से उन्हें उपमा दी थी कि वो टीचर के सामने या अभिभावकों के सामने ज्यादा एफर्ट करता है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर राहुल गांधी करते हैं, कम से कम बराक ओबामा ने उनके बारे में ईमानदारी से कहा, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बड़े पद के ऊपर हैं, मुझे नहीं लगता ओबामा उनके बारे में क्या लिखते और उसका क्या रिएक्शन होता। तो इसको तो राहुल गांधी को एक सर्टिफिकेट एक अच्छे तरीके से लेना चाहिए कि उनका कम से कम विश्व के एक बड़े नेता ने उनका संज्ञान लिया या उनके ऊपर एक ईमानदाराना टिप्पणी करी। देखिए राहुल गांधी जो है उनका एक
काम करने का तरीका है। जैसे उन्होंने शुरू से ही कहने लगे कि जो कोविड-19 इसकी तैयारियां उन्होंने फरवरी में बयान दिया था, फरवरी 2020 में। उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बहुत किया। बहुत सी चीजें देखिए चुभती है। कांग्रेस जन भी बहुत सारे, आप भी मिले होंगे, मैंने भी, और इस तरह के कार्य समिति वाले, उन्होंने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप हमला मत किया करिए, उससे हमें नुकसान होता है। तो एक तरीके से संधि की राजनीति के मतलब खिचड़ी खा रहे हैं, किनारे किनारे से खाएं। गरम खिचड़ी जो होती है किनारे किनारे से खाएं, बीच में हाथ जल जाएगा और स्वाद नहीं आएगा। तो कांग्रेस जन जो जो मतलब सत्ता लोलित है या सत्ता को समझते हैं, उनकी ये स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी का कहना है कि मेरा राजनीतिक विरोधी, मेरा वैचारिक विरोध जो है वो नरेंद्र मोदी से है। जब तक मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दूंगा मुझे फायदा नहीं होगा। तो ये तरह का अंतर्द्वंद जो कांग्रेस पार्टी में है, इसमें देखिए पक्ष लेना बहुत मुश्किल है। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं, जिसका कहना है कि खिचड़ी को किनारे किनारे से खाए, और जो ये कहता है कि जल्दी खिचड़ी में हाथ डाल दो। तो वो एक बचकाना रवैया लग सकता है, ओबामा को लगा, हो सकता है आपको भी लगता हो, लेकिन राहुल गांधी उस पर कायम है। और अब राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से विपक्ष भी, जो नॉन इंडिया विपक्ष है, वो कांग्रेस के इर्द गिर्द आ रहा है। उसमें उनका एक पैंतरेबाजी है, वो पैंतरेबाजी कांग्रेस को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए अकु जी, मैं यहाँ पर आपको एक मतलब दिलचस्प बात बताना चाहूंगा जो अखबारों में नहीं आती है। 272 का हमारे लोकसभा में जादुई आंकड़ा होता है, 543 में थे। हाँ, 543। अब बात राजनीति, कांग्रेस या विपक्ष 272 तो ला नहीं सकता। अब उनके बीच में एक अनौपचारिक एक तरीके की संधि हुई है 272 के आंकड़े को लेके, और उसमें कवायद ये है कि जो गैर कांग्रेस, गैर एनडीए विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि हम आपको 272 का आधा, मतलब 136 से 137 सीटें हम आपको ला देंगे। 125 से 150 के बीच में लोकसभा की सीटें ला देंगे। क्या आप कितनी सीटें ला सकते हैं? 125 से लेकर के 136 सीटें, वो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि कांग्रेस की 52 सीटें हैं, इससे पहले 44 सीटें मिली थी 2014 में। तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब तक कांग्रेस 100 के पार नहीं पहुंच जाता या 125 के पार नहीं पहुंच पाता, वो अगली अगर खिचड़ी सरकार बनती है गैर भाजपा, उसका नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तो इस लालच में जो है विपक्ष आ रहा है कि विपक्ष को लगता है, जो गैर कांग्रेस विपक्ष है, कि वो तो अपनी 150 सीटें देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी और एमके स्टालिन और दूसरे क्षेत्रीय दल शरद पवार वगैरह, उनको लगता है कि उनकी खिचड़ी तो पक जाएगी। कांग्रेस की खिचड़ी में मतलब चावल का पकना, दाल का गलना, ये सब बड़े आग है कि नहीं है जी, पहली बात आग है कि नहीं, सबसे बढ़िया। इसमें एक ममता बनर्जी ने बड़ा रोचक कमेंट किया था, जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि राज्यों को हमारे हवाले कर दे, जिन राज्य में हम हैं उनको हमारे हवाले कर दे, उनको बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दें, और जहां वो डायरेक्ट फाइट, सीधी फाइट में बीजेपी के साथ है, वहां वो बीजेपी से लड़े और आगे आ जाए। तो इसी गणित में बीजेपी, कांग्रेस के पास कुल जमा 200 सीटें बचती हैं, 543 में से लगभग 200 सीटें बचती है, जिसमें वो सीधी फाइट में रहती है। तो 200 में से 125, 130 लाना अपने आप में, वो भी बीजेपी के सामने, बहुत आसान काम नहीं होगा। ये निश्चित रूप से इसमें लगता है कि माइनस कांग्रेस विपक्ष, मैं ये मानता हूं और आप भी मानते हैं कि देश में कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, विपक्ष की बड़ी भूमिका में रहना, चाहे सत्ता में या विपक्ष में, लेकिन बड़ी भूमिका में रहना जरूरी, जो आज की तारीख में दिखती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस गणित को समझ नहीं रही विपक्ष की? क्योंकि विपक्ष उससे तो अपना हाथ सीधा कर लेगा। आज उस विपक्ष ने, माइनस विपक्ष ने, जो कांग्रेस विपक्ष ने यूपी से भगा दिया, बिहार से भगा दिया, पश्चिम बंगाल से भगा दिया, साउथ से पूरा भगा दिया, बच कहां रहा है मामला? छोटे छोटे कुछ राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, और तो कोई राज्य उसके पास है नहीं। यूपी, दिल्ली में दूर तक नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये प्रस्ताव या इस एजेंडे पर कांग्रेस काम करेगा? जी, तो अभी जी आपने यहाँ एक बहुत रोचक प्रश्न किया। रोचक के साथ साथ वो एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी है। उन 200 सीटों में कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि भाजपा इस समय उसमें अधिकांश 70-75 सीटें, 70-75% सीटें जीत चुकी है, और उस
स्थिति में, चाहे मध्य प्रदेश में देखें, चाहे राजस्थान में देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में देखें, चाहे गुजरात में देखें, वहां पर कांग्रेस को लोकसभा की सीटें लाना बहुत बड़ा चुनौती है। मतलब जिसमें कहना कि जैसे तमिलनाडु में डीएमके के साथ सहयोगी है, महाराष्ट्र में शिवसेना, और अगर एनसीपी के साथ चुनाव लड़ता है तो वहां सीटें निकालना आसान है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीटें, लोकसभा की सीटें निकालना बहुत, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है, और मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी बिहार की, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए यहाँ पर कोई किसी किस्म का ऑप्शन नहीं है। सर हम अभी संख्या के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि संख्या की अगर हम उल्लेख करेंगे तो हमेशा एक बहुत ही एक तरफा और बहुत ही मतलब विपक्ष के हिसाब से एक बहुत ही एक डिप्रेसिव पिक्चर नजर आएगी, कि जहां के ऊपर कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही, सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लेकिन हम उसको दूसरे, क्योंकि हम यहाँ पर एक अच्छा आपके साथ संवाद कर रहे हैं, मैं अक्कू साहब आपकी इजाजत से दूसरा इसके सामने एक सिनारियो पेश करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी देश में कोई बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रतिभावान प्रधानमंत्री रहा हो, उसका जब राजनीतिक पतन हुआ है, तब हमेशा एक मिली-जुली और एक खिचड़ी सरकार बनी है। इंदिरा गांधी देखिए 77 में, मैं जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि 67 में राज्यों में ही चुनाव हारी थी कांग्रेस, केंद्र में हारी थी। 77 के चुनाव के बाद में एक खिचड़ी सरकार बनी, बहुत सारे दावेदार थे। कुछ लोग कहते थे जगजीवन राम को मिलना चाहिए था, कुछ लोग कहते जेपी को खुद बन जाना चाहिए था। बने अनंत एक बहुत ही एक मोरारजी भाई, जो जिनका इतना ज्यादा लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, मतलब जनता पार्टी, और चरण सिंह भी बहुत बड़े उस समय नेता थे, वो बाद में बने कम। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी वापस आई, राजीव गांधी रहे, फिर वही एक जो लोकप्रिय नेता का एक उदय हुआ। और वो लोकप्रिय नेता जब राजीव गांधी धाराशाही हुए राजनीतिक रूप से, तब फिर एक खिचड़ी सरकार बनी। वहां क्या होता है, देवीलाल जी को सत्ता पकड़ाई दी जाती है, और देवीलाल जी जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे देते हैं। तो मतलब पैंतरेबाजी हुई, पीछे पर्दे के पीछे बड़ा खेल हुआ। उसके बाद 96 में वो 13 दिन की, तो वो बहुत अल्पमत की सरकार थी वाजपेयी जी की, उसका जिक्र मैंने। फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है, और उसमें आप जानते हैं कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन बनते कौन है, एचडी देवेगौड़ा। और मतलब एक शक्तिशाली, मतलब पीवी नरसिम्हा राव भी काफी शक्तिशाली नेता थे। उनके बाद जो है पतन के बाद में खिचड़ी बनी, खिचड़ी सरकार। फिर अटल जी का, इंद्र कुमार गुजराल, और जी अच्छा, तो 6 साल फिर अटल जी का, फिर एक बहुत बड़ी, मतलब सच में वो एक मतलब भारत रत्न थे, उनका एक दौर आया 6 साल बाद। और फिर जब उनका पतन हुआ, राजनीतिक पतन हुआ, तो फिर एक ऐसी स्थिति हो गई जहां ना उस जमाने में जो दावेदार थे अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी वगैरह, ना बन करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। दो बातें देखिए इसमें महत्वपूर्ण रूप से निकल के आती है। इतिहास, ये जरूरी नहीं कि इतिहास हमेशा वो करे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक से नीचे जाएंगे तो एक खिचड़ी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, और कोई नया शख्स आएगा जिसको हमने आंकड़ा, जैसे अभी हमने पूरी विवेचना की, हमेशा कोई नया आदमी आता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी होंगी। जो चेहरे अभी हमें नजर आ रहे हैं वो न हो के कोई और हो सकता है। आपने बड़े रोचक ढंग से सिखाया। मैं, जो कि आप किताब भी वैसे ही लिखते हैं, बड़े किस्सागो तरीके से और किस्सागो बन करके लिखते हैं। बड़ा मैं अभी सोच रहा था, जो बैंक में या इधर उधर लोगों में नौकरियां जब देते हैं तो वो रीजनिंग का पार्ट आप होता है, तो आप वैसे ही राजनीति को भी समझा रहे हैं कि जब 77 के बाद जिस तरह से गिराव हुआ, खिचड़ी सरकार बनी, और अब आप जब संभावित भविष्य में जब कभी भी होगा तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जब भी जाएगी, जब जाती पता नहीं कब जाएगी, तो पहले खिचड़ी बनेगी और फिर वो होगा। और बिल्कुल सही लगता है, तार्किक लगता है, और बिल्कुल रीजनिंग में आप मतलब उसके माहिर मैं मान रहा हूं आपको इसमें। खैर, अब क्योंकि उन राज्यों की बात कर लें जो राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है, आपकी किताब पे बात करने से पहले वहां पर जो स्थितियां चल रही, पंजाब से जो दौर शुरू हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह का बवाल, और फिर उसके बाद अमरिंदर का झुकना, सिद्धू का ऊपर आना, और अब सिद्धू के फिर रूप को लेके नए नए तरीके हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू का जो सिद्ध युद्ध हुआ है वो क्या थम गया है, या अमरिंदर अभी चाल और चलेंगे? मोछे उनकी सैनिक हैं, राज परिवार से हैं, तो मोछे नीचे ही रहेंगी। देखिए अक्कू साहब, यहाँ पर बड़ा जो पंजाब में हुआ वो बड़ा दिलचस्प हुआ, और वही मुझे लगता है प्रियंका गांधी की पर्दे की
के पीछे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमरिंदर सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस को बहुत बार वहां जिताया है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना आंतरिक मतलब एक वहां के ऊपर राजनीतिक आकलन किया, वहां उन्हें अमरिंदर सिंह की क़यादत में, की लीडरशिप में जीत नहीं नजर आई और इसीलिए वहां पर ये सारा उतार चढ़ाव हुआ। क्योंकि देखिए सिद्धू जो है वो एक नयापन लाते हैं, जैसे राजीव गांधी की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो आकर के अगले प्रधानमंत्री बन गए। तो मतलब एक नयापन उन्होंने पेश किया कि तो सिद्धू ने वही उसी किस्म का कोई प्रयास किया है कांग्रेस के अंदर रहते हुए कि अमरिंदर सिंह और उनके कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह उठा करके उन्हें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है उसको गिराने का काम किया और उन्हें लगा कि सिद्धू मतलब एक नयापन लाएगा। करतारपुर साहिब के बारे में हम जानते हैं, उसकी एक लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और उन भावनाओं के चलते हुए कांग्रेस को ऐसा उनका आकलन है कि उन्हें जो सिख वोट है, जो धर्म की तरफ जिनका झुकाव होगा, उनको सिद्धू के जो करतारपुर साहिब का जो स्टैंड था या जो उन्होंने उसमें आगे बढ़ के काम किया था, उसका कांग्रेस को लाभ होगा। तो इस पॉलिसी के तहत एक बोल्ड डिसीजन लिया गया है, क्योंकि मतलब अब 79 साल के हो गए थे, एक कम 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो मुख्यमंत्री आगे नहीं रह सकते, चाहे भी वो, तो अगली बार जब चुनाव होगा तो वो 84-85 साल के हो जाएंगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए नयापन लाए हैं और ये मुझे लगता है तजुर्बा है जो हो सकता है कामयाब हो। अगर हार गए तो बहुत हाहाकार बचेगा, लेकिन अगर जीत गए तो ये प्रियंका गांधी के एक राजनीतिक कौशल का परिचय होगा कि इतने बड़े नेता को दरकिनार करके, एक तरीके से पॉलिटिकली किनारे करके एक नया चेहरा ला करके पार्टी में जो असंभव लग रहा था उसको संभव करके, देखिए कांग्रेस ही बड़ा गुणाभाग करता है। आप देखिए अमरिंदर सिंह के साथ एमएलए, पर्याप्त एमएलए नहीं आए, 60 से ज्यादा एमएलए जो थे वो उधर चले गए। तो चलती हवा को सब देखते हैं, सब देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, चलती हवा को सब देखते हैं। लेकिन उसी चलती हवा में सिद्धू अभी अध्यक्ष बने कुछ ही दिन हुए हैं और उनपे कई कई तरीके के आरोप लगने लगे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चीमा हैं, उन्होंने भी कहा कि सिद्धू का अब नशे के प्रति या ड्रग्स के प्रति वो रवैया नहीं दिखता है जो जब तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन गए थे। तो सिद्धू को नटशल में ये कि सिद्धू को अभी कितनी सतर्कता बरतनी होगी, क्या वो अपना एग्रेसिव रूप कायम रखे तभी वहां पार्टी की नैया पार हो सकेगी या कुछ और होना होगा? देखिए अब वहां कांग्रेस की जो लड़ाई है, सिद्धू की लड़ाई, वो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है चूक गया। उन्होंने पहले सिद्धू पे भी बड़ा दांव खेला था, मतलब फिर पर्दे के पीछे बार बार बात होती, सिद्धू बात कर रहे हैं, सिद्धू ये, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि सिद्धू बगावत कर जाएगा। मतलब ये दो सिख जो है, दोनों जाट सिख समुदाय के जो 16% वहां है और उसके ही मुख्यमंत्री, उसी का प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें लगा कि ये ऐसा संभव नहीं। कांग्रेस में भी बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे, राजनीतिक जो आकलन करते हैं उनका भी। तो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी बिसात गड़बड़ा गई है, इसलिए वो सिद्धू पे हर तरह की तंज कस रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए सिद्धू का एक तो उसकी छवि बहुत साफ है पंजाब में, अगर आप देखिए। दूसरी बात, उसकी ये जो बोलने की ओरेटरी स्किल है ये बहुत जोरदार है। आप हो सकता है उससे इत्तेफाक ना करें। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल। अच्छा सिद्धू में देखिए, मैंने तो थोड़ा बहुत, फिर मैं, आपने मुझे इतना बड़ा आज कॉम्प्लीमेंट दिया रीजनिंग का, देखिए सिद्धू में एक जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। क्रिकेट में वो खेलते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि स्ट्रोकलेस वंडर है, उन्हें चौके छक्के मारने नहीं आते। तो सिद्धू ने क्या करा, नेशनल स्टेडियम में जो दिल्ली का, वहां पर स्पिनर्स को खेल खेल के पूरा वो मतलब छक्के मारने का ही एक्सपर्ट हो गया। जो ये 1987 का रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ, मतलब अपने आप को बदलने में, पहले बोलने में संकोच करते थे, ही वाज नॉट अ गुड स्पीकर, और आज वो बोलने की ही खा रहे हैं, चाहे वो मतलब जो कॉमेडी शोज में होता है या राजनीति में होता है। तो सिद्धू में एक बहुत बड़ा गुण है, हर आदमी में गुण नहीं होता अकू जी, कि वो अपने आप को गियर चेंज करके फोकस करे। और आप देखिएगा अक्टूबर से सिद्धू नए तेवर में नजर आएंगे, और ये जो आज अकाली या आम आदमी पार्टी कह रहा है, ये बहुत परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि जो दांव खेला गया है राजनीतिक रूप से, उसकी पूरी पटकथा भी लिखी गई है, हर चीज कांग्रेस के पास तैयार है। उन्होंने अमरिंदर का अनादर यूं ही नहीं किया है, मतलब राजनीतिक रूप से। आप देखिएगा कि एक मुझे पता नहीं कि राजनीति में वोटर का क्या वो है, वोटर मतलब किस तरफ जाता है, लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा और सोचा समझा प्रयास किया है, दांव किया, खोला है। खैर अब आते हैं थोड़ा सा राजस्थान पर।
जहां दूसरा संकट अभी गहलोत को लेकर के चल रहा है और गहलोत के पीछे सचिन पायलट भाई साहब जो हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और एक फॉर्मूला भी बनने की कोशिश की। अजय माकन जो वहां के प्रभारी हैं, उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ में विधायकों से बात की और सोचा समझा, फिर ये हुआ वैसे ही जैसे कि फॉर्मूला यहाँ था उसी से मिलता जुलता। वहां उनको हटाना था, यहाँ इनको हटाया नहीं जाना है अभी फिलहाल अजय गहलोत को, लेकिन पदस्थापित करना था सचिन को ताकि कोई सिंधिया का नुमा कोई काम ना होने पाए। तो अब ऐसी स्थिति में जो अभी तक गहलोत टालते रहे थे अपनी चीजों को टालने में उस्तादी उन्होंने दिखा दी। महीने भर पहले ही कहा था ना मुझे तो कोरोना हुआ है, मुझे लोगों से मिलने को मना किया गया। अब राजनीतिक अगर ऐसी बात करें तो कैसी बात लगती है। और अब स्थिति यही है कि अब जो 15 अगस्त डेडलाइन दी है, आप भी उस डेडलाइन को मानते हैं, तो वो भी फिसलती हुई नजर आ रही है उनके सख्त रवैये की वजह से। क्या वहां पर भी प्रियंका गांधी राहुल को उसी तरीके की कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी जैसे पंजाब में की थी उन्होंने? जी, तो देखिए पंजाब राजस्थान की स्थिति बहुत दिलचस्प है और ये जो लोग जिनको अगर राजनीति के 2 पेज देखने हों वो राजस्थान को देखें किस तरह से शह मात का खेल चल रहा है। सचिन पायलट ने क्या करा, अपने आप को उससे अलग कर दिया झगड़े से। उनका कहना है कि जो भी उन्हें जो आश्वासन मिले हैं वो गांधी परिवार की तरफ से मिले हैं। अभी गांधी परिवार की जिम्मेदारी है कि वो उन आश्वासनों को जो है कैसे पूरा करती है। तो गेंद उन्होंने बहुत ही सलीके से नेहरू गांधी परिवार के पाले में डाल दिया। अब अजय माकन का ये है कि वो कैसे उनको मैनेज करते हैं अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ही सदे हुए राजनेता है। मैं अगर अनुमति दे तो उनके 2 किस्से भी सुना सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा है कि वो दिल्ली नहीं आ रहे, कैप्टन की तरह उन्होंने गलती नहीं करी, वो दिल्ली नहीं आए। कैप्टन अपने सलाहकारों के पर चलते थे, अशोक जी अपने विवेक राजनीतिक विवेक से चलते, वो दिल्ली आए नहीं। आपने कोरोना का जिक्र किया, वो पहले जादूगर थे जो अपनी नौजवानी मूल रूप से जादूगर ही थे पुराने। तो वो राहुल प्रियंका जब 6-8 साल के बच्चे थे तब उन्होंने 4 साल के तब उन्होंने उनको जादू दिखाया इंदिरा गांधी के घर पे। ये मैंने इसका वर्णन किया है। तो वो मोहित करने में या जो मेस्मराइजिंग होता है ना कि आदमी को कुछ और ना नजर आए, जो वो दिखाना चाहे वही दिखे, इसमें वो माहिर है। अशोक जी का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं कि अशोक जी का कैसे वो बिना मतलब खर्च किए हुए या तामझाम या उसके वो उनका राजनीतिक कौशल क्या है उसकी मैं मिसाल देता हूँ। बात राजस्थान की है जहां के ऊपर उस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। 80 का दशक था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। राजीव गांधी कहते हैं कि वो सरिस्का में जाकर के वो अपनी कैबिनेट की वहां मीटिंग करेंगे। हाँ। वहां नेशनल पार्क में वो जाते हैं। हरिदेव जो उस जमाने में राजस्थान में सूखा आया था, हरिदेव जोशी से वो निवेदन करते हैं कि कोई तामझाम ना हो, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो। राजीव गांधी दिल्ली से ड्राइव करके सरिस्का जाते हैं जो 160-170 किलोमीटर है। सरिस्का में दाखिल होते हैं, एक चौराहा पड़ता है, चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है ट्रैफिक का। वो पुलिस वाला जो है उनको राइट का टर्न दे देता है कि आप राइट पे मुड़ जाइए। राजीव गांधी राइट पे मुड़ जाते हैं और मुड़ के देखते हैं तो सामने मैदान और मैदान में दर्जनों गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां। राजीव गांधी आपा खो बैठते हैं, नाराज हो जाते हैं। हरिदेव जोशी का 6 महीने के अंदर ही पत्ता साफ, दुकान बढ़ जाती है उनकी, दुकान बढ़ जाती है। आज तक अकू जी मैं आपसे फिर कहूंगा, ये किसी को नहीं पता चला कि देश के प्रधानमंत्री को एक ये रॉन्ग टर्न किसने दिया। अशोक जी केंद्र में राज्य मंत्री थे और जोशी जी से खटपट थी, वो खुद नहीं बने, उसके बाद तो शिवचरण माथुर बने, लेकिन रास्ता साफ हो गया। तो ये जो राजनीतिक पहलापन के एक कांस्टेबल के जरिए टर्न दिला करके मैनेज कर दिया। अब वो कांस्टेबल थे कि खुद अशोक गहलोत कांस्टेबल की ड्रेस में थे, ये एक अलग सवाल होगा। किस तरीके से कराया ये मतलब एक शोध का विषय है। लेकिन तो मेरा कहना है कि बहुत गहरी राजनीति करते हैं तो उनको अहमद पटेल ही उनको पटरी पे ला सकते टैकल कर पाते थे। अब कांग्रेस में कोई अहमद पटेल है ही नहीं। माकन जी गए, उन्होंने वहां शोर मचा दिया। अशोक जी ने खुद नहीं कहा, सहयोगी करने लगे कि अरे ये तो वही है जो दिल्ली में जो शून्य की स्थिति में लाए। अब कहाँ की बात कहाँ लगा दी। तो इस तरह से मतलब ये लोगों को असहज करके आगे बढ़ते हैं। माकन ने ये क्या ट्वीट कर दिया था कि साहब एक बरगद गिरता है तो फिर वो होता है, तो ये बरगद किस मतलब अशोक गहलोत को बरगद बता करके क्या चाहते थे साबित करना माकन? मतलब देखिए आप मुझे
अंदर की कुछ बातें पता है, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से जिक्र करना उचित नहीं समझता हूँ। आप और मैं जानते हैं राजनीतिक संवाददाता होने के नाते कि एक जो कांग्रेस का महामंत्री होता है उसका एक इकबाल होता है, उसकी एक इज्जत होती है, क्योंकि वो कांग्रेस हाईकमांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर कोई मुख्यमंत्री उससे फोन पे बात ना करे या उससे मिलने में उत्सुकता ना दिखाए तो उसको कैसा महसूस होगा। दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग मतलब बहुत ज्यादा उनकी महिमा मंडित करते हैं मीडिया में भी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह है या अशोक गहलोत है, ये बड़े भारी भरकम नेता है। हम इस चीज का ध्यान नहीं देते या इसका संज्ञान नहीं लेते कि अगर अशोक जी 3 बार मुख्यमंत्री बने तो 3 बार वो कांग्रेस वहां हारी भी, बुरे तरीके से हारी। अगर आप राजस्थान देखें, पंजाब में आप देखें कैप्टन साहब जीते भी, लेकिन कैप्टन साहब के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, बुरे तरीके से हारी, 2 बार हारी। और एक बार तो मतलब लगातार 2 बार जो था अकाली दल को सत्ता मिल गया। तो ये बातें, इसका हम संज्ञान नहीं लेते, इसकी बात नहीं करते। जब हम कहते हैं कि सिर्फ उम्र की वजह से हम कहते हैं कि वो बड़े, क्या उनके पास पर्याप्त एमएलए हैं, तो उसका जवाब नहीं होगा। माकन जी ने वहां जाकर रायशुमारी करी है और रायशुमारी के बुनियाद पे उन्हें पता चल गया है कि अशोक जी कितने पानी में है और गहलोत कितने पानी में है। ये तो देखिए दिल्ली कमजोर है इस समय। अगर इंदिरा गांधी का समय होता या संजय गांधी का समय होता तो वो हो सकता है अशोक जी को बुला करके, जैसे येदियुरप्पा के साथ में हुआ, वही हो जाता कि आप त्याग पत्र दीजिए फिर बात करेंगे। तो अभी ये इतना पैनापन नहीं आया है क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और उन्हें लगता है कि किसी से बुरा नहीं मानना चाहते। अब अगर आप राजनीति में बुरा ना माने, फिर मैं कहूंगा अगर वो दिल्ली 4 को अगर नरेंद्र मोदी दरकिनार नहीं करते तो क्या नरेंद्र मोदी होते। बिल्कुल। अब आपकी किताब पे आते हैं हम लोग। आपकी किताब बहुत रोचक तरीके से 300 साल का लगभग इतिहास देती है और जो द हाउस ऑफ सिंधिया है वो उसमें जो कैरेक्टर हैं, चाहे वो जयाजी राव सिंधिया हो, चाहे वो जीवाजी राव सिंधिया हो, और फिर वो विजय राजे सिंधिया माता, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, और फिर उसके बाद में बीच में माधव राजे, और फिर बाद में आते आते अभी ज्योतिरादित्य पे आ जाती है। मतलब जितने 8-9 तो सिंधिया जो हैं वो राजनीतिक में रहे। और अगर आप सरदार आंग्रे जिन्होंने आप जिस किताब में आपने जिक्र किया है, उनको भी उसी परिवार का हिस्सा जोड़ लिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं वो। लेकिन सिंधिया परिवार का जो जलवा है वो उसकी बीच में क्या, नाल में क्या है ऐसा गड़ा। जी, आपने फिर मेरी इस किताब को सम्मानित किया है, जिक्र किया है। मैं देखने वालों से कहूंगा कि ये किताब अगर वो पढ़ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक तो सिंधिया परिवार को अपने बारे में एक उनकी एक सोच है और उस सोच के चलते जो है वो ये चाहते हैं कि जो उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है राजशाही में, वही लोकशाही में रहे। तो एक तरीके का अनफिनिश्ड एजेंडा है। देखिए, मराठा जो राजनीतिक शक्ति है वो दिल्ली पे कभी कब्जा नहीं कर पाई। 2 बार जो था सिंधिया परिवार को भी मौका मिला कि जब मुगल सल्तनत थी, वो मुगल सल्तनत में बिल्कुल उनको शाह आलम के टाइम पे बिल्कुल उन्होंने मतलब जिसे क्या कहते हैं पगड़ी ताज रख दिया था। और सिंधिया के परिवार के उस समय उन्होंने कहा नहीं, शासक आप ही रहिए। और जो दूसरे मराठा जो वहां के सरदार थे उन्होंने सिंधिया जो मुगल बादशाहों ने उन्हें माही मेहताब का तमगा दिया, मतलब नंबर 2 का, कि आप हम हैं और उसके बाद आप हैं। और वही चीज उन्होंने पेशवा को भी दिया। तो लेकिन दिल्ली पे बराह रास्त डायरेक्ट कब्जा नहीं हुआ। आगरे पे हो गया, अलीगढ़ पे हो गया, दिल्ली पे मराठों का या आज के महाराष्ट्र की बात करें नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में वही भी चौहान बहुत बड़े नेता थे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इंदिरा देश के रक्षा मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। शरद पवार जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। माधवराव सिंधिया में भी बहुत खूबियां थी, अगर वो जीवित रहते तो मुझे लगता है हो सकता है मनमोहन सिंह के बजाय वो ही प्रधानमंत्री बन जाते। कांग्रेस वो नहीं बन पाए। तो एक तरीके अनफिनिश्ड एजेंडा है सिंधिया परिवार का, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि के नेताओं का या उनकी राजनीतिक शक्ति का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्योतिरादित्य जी के मन में ये बात है, ये अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा करेंगे। मैं 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े प्रतिभावान प्रतिभाशाली नेता हैं, भाषाओं पे उनका बड़ा ज्ञान है,
हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब जानते हैं और उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। आपने माधव जी को भी देखा और कवर किया है, वो उनका भी व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। तो एक बाद में मोदी युग के बाद की अगर हम बात करें, जो अगर हम भाजपा में अगर 10 नेताओं में की गिनती करें, हो सकता है आपको अभी मेरी ये बात थोड़ी अटपटी लग रही हो कि सिंधिया जी कहाँ अभी आए, लेकिन मैं आपको बताऊं इनकी पृष्ठभूमि है। नागपुर भी इनका सम्मान करता है क्योंकि राजमाता सिंधिया ने बहुत कुछ त्याग और बलिदान दिया भाजपा के लिए। वो भाजपा की फाउंडर मेंबर थी। तो इन सब चीजों का फायदा अघोषित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया को होगा। बिल्कुल सही है। अगर आप लीगेसी देखें तो उस परिवार में हमेशा गांधी परिवार के साथ का संबंध चाहे उल्टा रहा हो, लेकिन रहा जरूर है। विजयराजे सिंधिया, इंदिरा गांधी, उनके बेटे का संबंध फिर राजीव गांधी और फिर बाद में आगे तक। अब या अगर आप देखें वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे का मतलब दूसरे खानदान मेनका गांधी थे मान लीजिए, और था भी मेनका गांधी की शायद मेरे ख्याल से वरुण गांधी की बर्थडे उन्होंने होस्ट की थी उस जमाने में, अगर मुझे ठीक याद है, और आपसे जो बातचीत होते, या बाकी और भी संबंध वो उस तरह चले। अकेला ऐसा वाहिद परिवार, आप इस पे जरूर टिप्पणी डालें, जिसका सरकार में चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो बहुत बड़ा दबदबा रहा है, जबकि उनके विरोधी कहते हैं, जिसको मैं कहने की इजाजत चाहूंगा आपसे, और इससे आपकी सहमति भी चाहूंगा, इनके विरोधी उनको कहते हैं कि सिंधिया परिवार जो है वो 2.5 जिलों का आधिपत्य रखता है बस। अब आपकी बारी। देखिए क्या है राजनीति में, मुझे कहना, देखिए टिप्पणी करने का सब स्वतंत्र है, मैं एक साक्षी भाव से देखिए ये तो जनता के ऊपर होता है। अगर जनता ने वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान जैसी जहां पर महिलाओं का सम्मान तो बहुत होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से या एक लीडरशिप की रोल में कम आती है, वहां की वो मुख्यमंत्री रही, एक बार नहीं 2 बार रह चुकी हैं और उससे अभी भी उसकी उम्मीदवार है। यशोधरा राजे ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत अपना एक राजनीतिक पराक्रम दिखाया है और वो शिवराज की उसमें मंत्री हैं, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान से उनका कद जो है वो कम नहीं है। इसी तरीके से राजमाता सिंधिया जो भाजपा में रही, हमेशा एक उनका अपर हैंड रहा। तो ये बातें देखिए, जब आज हम देखते हैं हर व्यक्ति जो है तरह तरह के, आप जानते हैं, एक आपराधिक पृष्ठभूमि के, जो संदिग्ध पृष्ठभूमि के, धर्म और आस्था के नाम पे खिलवाड़ करने वाले आज हमारे संसद में या हमारी विधानसभाओं में मौजूद हैं और बड़े बड़े पद के ऊपर हैं। तो हमें क्योंकि कोई राज परिवार से आया, तो हमें इस पे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। देश में बहुत सी ऐसी राजनीतिक विरासतें रही हैं जो 2 तरफ चली है। मतलब एक ही परिवार में रहते हुए मैं 2 लोगों का आपकी अनुमति से उल्लेख करना चाहूंगा। सुषमा स्वराज जी भाजपा की इतनी बड़ी नेता थी, और स्वराज कौशल साहब जो उनके पति थे, वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल उनकी विचारधारा अलग थी, और दूसरी वो हरियाणा विकास पार्टी और दूसरे हरियाणा विकास पार्टी लोकदल के साथ रहे, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल के साथ रहे। बिल्कुल, तो वो हमेशा उसके तो, और उनका बहुत अच्छा मतलब जो वैवाहिक जीवन था, ये हस्बैंड वाइफ मित्र और सब कुछ थे। सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी की बात करूं, सुचित्रा कृपलानी 4.5 साल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, जबकि आचार्य कृपलानी कांग्रेस से लोहा ले रहे थे, समाजवादियों के साथ हो गए थे। तो इस तरह की बातें हैं। मुझे लगता है यहाँ हमें बेनिफिट ऑफ डाउट या एक बड़े हृदय से ये सब चीजें देखनी चाहिए। आपने, मुझे लगता है, किताब बड़े गौर से पढ़ी है, क्योंकि आपने उसकी बहुत छोटी छोटी बारीकी की, आपने जो वरुण गांधी का जिक्र। लेकिन मैं बताऊं, वसुंधरा राजे सिंधिया और राजीव गांधी और सोनिया गांधी में भी बड़े अच्छे संबंध थे। वो बात ये हुई कि जब इंदिरा गांधी, जिसमें राजीव गांधी और सोनिया गांधी का शायद बराह रास्त रोल नहीं था, जब संजय गांधी की मृत्यु के बाद में जो वहां एक विरासत की बात चली और उसमें मेनका को बाहर कर दिया गया, इंदिरा गांधी ने अपने विवेक से तरीके से उनको निकाला या मेनका छोड़ के चली गई, उसमें बहुत से जो गांधी परिवार के मित्र थे उन्होंने पक्ष लिया। मतलब या तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ हो गए और कुछ लोग मेनका गांधी के साथ। तो मेनका गांधी के साथ रहने में जैसे डंपी अकबर अहमद वगैरह रहे जो कांग्रेस में थे, संजय के करीबी थे, उसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने। तो यहाँ के ऊपर एक थोड़ी सी मतलब वो मेल मिलाप कम हो गया। नहीं तो हो सकता है कि सोनिया गांधी और वसुंधरा के भी बड़े अच्छे संबंध रहते। जी, एक सिंधियास को आपने क्या, हम सब जानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के एक पूरा परिवार, मतलब मैं राजमाता से लेकर के
और अभी तक मानता हूँ। धर्मनिरपेक्षता के एक सचमुच के प्रतीक हैं ये लोग। तमाम विवाद या तमाम के बाद भी सुख दुख बहुत सारी इनके जीवन में, ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा सुखी सुख रहा है। जिस उम्र में मर जाना होता है, मतलब सत्ता सुख और बाकी सुख होते हैं, उसमें दुखद निधन हो जाता है इस परिवार में, तो ये भी रहा है। लेकिन क्या आप इनके जो धर्मनिरपेक्षता के किस्से, क्योंकि आप काफी किस्सागों के तरीके से आपने बताया, मैं बहुत ज्यादा इसका डिटेल नहीं दूंगा, किताब पढ़ने का मजा कम हो जाएगा लोगों का। तो क्या आपको लगता है, किस तरीके से आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं? जी अकुल जी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है और ये मुझे लगता है कि आंखें खोलने वाला है अगर कोई किताब पढ़ेगा कि आज भी सिंधिया घराना देखिए, ये लोग जब राजशाही में था तब भी, जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं, इस्लाम धर्म के, तो उसका बड़ा सम्मान करते थे। इनके जैसे हमारे यहाँ कुल गुरु टाइप, इनके यहाँ एक इनके गुरु है, उनका नाम है मंसूर शाह। मंसूर शाह के बारे में कहा यह जाता है कि बहुत साल पहले, जो 17वीं शताब्दी में, उन्होंने एक तरीके से इनको एक वो दिया था कि आप जो है हमेशा राजनीतिक रूप से ताकतवर रहेंगे। और आज भी ग्वालियर में मंसूर शाह का उर्स मनाया जाता है, जब मुहर्रम, जो शिया धर्म के अनुयायियों का वो होता है, उसमें सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य, जो भी जो परिवार का मुखिया होता है, वो जाता है, वो ताजिया निकालता है। एक बार जब माधव महाराज, जो मतलब माधवराव सिंधिया के दादा थे, जब उनके जमाने में दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब एक मुहर्रम के जमाने में ताजिया जल गया, तो वो इतने महाराजा विचलित हुए, महाराजा ने कहा कि ताजिया नहीं जला है, मैं जल गया हूँ। मतलब ऐसी बात जो किसी धर्म, 6% से कम मुसलमान ग्वालियर शहर में थे, ग्वालियर साम्राज्य में उस समय, जब सिंधिया जब माधव महाराज ने अपनी दूसरी शादी करी, तो वो 100-150 किलोमीटर दूर जाके गांव में, क्योंकि आप जानते हो उस जमाने में जब शादी ब्याह होता था राज परिवार में, तो पूरा एक चिरागा होता था पूरा। तो उसमें हालत, उन्हें लगा कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और यहाँ मुस्लिम समाज के जो शिया मुसलमान हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, वो गमी मना रहे हैं। आप भी देखिए, राजशाही में 6% से कम समुदाय के लिए इतना बड़ा सम्मान, जबकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो इस तरह के अनेक उदाहरण मैंने पुस्तक में दिए हैं। एक जो वो थे सिंधिया शासक की, मुसलमान एक वो था सिपाही रानो खान, उसने उनकी जान बचाई। मतलब आप सोचिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, बहुत जख्मी हालत में बैलगाड़ी में लेकर के वो मथुरा तक ले गया और उससे उनकी जान बच गई। तो वो बहुत उनके मन में, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और तो मैं वसुंधरा जी और यशोधरा जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा। वो देखिए, देखिए राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को सुने, ये तो देखिए पॉस्चरिंग होती है। मानवता तो या तो सब में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल सही है। मैं इस किताब पे चाहे तो हम लोग अभी बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन जितनी बात करेंगे, जितने पन्ने पलटेंगे, तो उसका मजा पाठक पढ़ के ले, ये हमारी उनसे आग्रह है। और आपको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि आपने इतनी शानदार किताब लिखी और आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत पुनः आभार आपको, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को आपने इतना समय दिया। शुक्रिया। धन्यवाद।